अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिमेनिंग जो चैप्टर 9 का पार्ट 3 है उसको हम स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के अंदर से निकाल के आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो दिया जाएगा ताकि आप हर लिहाज से जो है वो चीज़ों को गौर से देखें और मैक्सिमम जो है यहाँ से चीज़ें ई कैट के परस्पेक्टिव से जो है वो लर्न करें। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन का बताऊं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी जो है वो स्लिट है। यहाँ से अगर लाइट सोर्स आ रहा हो तो ये इस तरह बेंड हो जाती है अपने सोर्स के इर्द गिर्द, ठीक है, और इस तरह जो है वो स्प्रेड हो रही है, लाइट बेंड हो गई। ये असल में डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये कोई बॉल है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, इसके इधर फेस पे लाइट तो पड़ रही है डायरेक्ट, लेकिन होता क्या है, ये जो एजेस हैं यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट, और यहाँ पे अगर स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ से लाइट जो है वो, यहाँ से भी लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से भी डिफ्रैक्ट होगी, पूरे ये एजेस, तो ये इस तरह आएगी, मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट जो है वो ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा यहाँ पे, और ये देख रहे हैं ये चीज़ जो है वो डार्क है, ये शैडो जो है वो यहाँ पे जनरेट हो, ठीक है, ये डार्क एरिया, ठीक है। ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी है कि रिफ्रैक्शन जो है वो इस तरह भी हो सकती है। अगर आप देखें, मतलब आप अगर प्रैक्टिकली देखें कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम इस तरह फील करते हैं कि अभी जो है वो सूरज ही नजर आ रहा है, लेकिन जो है वो रोशनी आ जाती है काफ़ी, तो वो ऐसे ही होता है। आप इसको जो है वो सन कंसिडर कर लें, ठीक है, और इसको जो है वो अर्थ कंसिडर कर लें, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी थोड़ी जो है वो इस साइड पे आ रही है। अगर तो मॉर्निंग है, इसको आप मॉर्निंग ले लें, इसको इवनिंग ले लें, ठीक है, मॉर्निंग होगी तो थोड़ी थोड़ी लाइट इधर जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट होके आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली इवनिंग में भी लाइट आपको पता होती है, मतलब आप देख रहे हो तो लाइट थोड़ी थोड़ी लाइट होती है, तो डिफ्रैक्शन की फिनोमेना है, प्रैक्टिकली नेचुरल फिनोमेना है। बहरहाल उस तरफ हमने ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली हमने एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी है, वैसे तो बहुत से एग्जांपल्स हैं इसकी। ये चीज़ आ गई, ये सिंपल जो है डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। अब हम आ जाते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसके तहत हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है वो स्टडी करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो लाइट है, ये लाइट जा रही है, ये है स्क्रीन, इस स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है हमें ये फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन का। एक बात तो आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये भी जो है वो इंटरफेरेंस ही होती है, बेसिकली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में प्लस रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होती है, मतलब ये सारी चीजें मिक्सअप हो गई। लेकिन बहरहाल जो भी है ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, डिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है, तो इंटरफेरेंस की वजह से ही जो है वो डिफ्रैक्शन भी होती है। लेकिन जो चीज़ समझने वाली है वो ये फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ऑब्वियसली हमने डेरिवेशन नहीं करनी, लेकिन अगर आप ये देखें जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल जो रीजन है ये ब्राइट होगा, ठीक है, जो सेंट्रल रीजन है इसका वो ब्राइट है। जो m है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। m जो है वो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, जो सेंटर पे m की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन लैम्डा जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी जो m हम लेते हैं m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो 0 जो है ये शो करता है ब्राइट, यानी m जब 0 होगा तो ये ब्राइटनेस को जो है वो शो करेगा। कंस्ट्रक्टिव जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, यानी डिफ्रैक्शन, यानी ये पॉइंट जो है वो ब्राइट है, ब्राइट हम इसको कहते हैं, वैसे भी मैक्सिमम है। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये मिनिमम है, उसके बाद यानी डार्क आ जाएगा पॉइंट, फिर ये सेकंड मैक्सिमम है, ठीक है, सेकंड मैक्सिमम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे क्लियर करके बताऊं, इस चीज को मैं यहाँ से रिमूव करता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये लाइन अगर मैं लगा दूं, ये सेंटर में जा रही है, सेंट्रल, यहाँ पे m जो है वो 0 है। फर्स्ट क्या है, मिनिमम m जो है वो 1 है, सेकंड मैक्सिमम m जो है वो 2 है,
सिमिलरली इधर भी जो है वो ऐसे ही आ जाएगा कि ये फर्स्ट मिनिमम है, m जो है वो क्या है -1, ये फर्स्ट सेकंड जो है वो मैक्सिमम, m क्या हो जाएगा -2। ये वैल्यूज का मैं बता रहा हूँ कि ये जो +-1 +-2 ये किस तरह चल रही है ऑर्डर के लिहाज से जो है वो इनमें जो है वो वेरिएशन आ रही है। बहरहाल जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो यही है कि दो कंसेक्टिव जो मैक्सिम है उनके दरमियान मिनिमम होगा। सिमिलरली इसी तरह जो है दो कंसेक्टिव मिनिमम के दरमियान जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, ब्राइट पॉइंट। तो ये तो हो गया डिफ्रैक्शन होगा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्लिट की सेपरेशन है, ये डी वो है, ठीक है, स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डी को शो कर रहा है। एम जो है वो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ये उन्होंने बता दी है, 0 है, ये +- होगा 2, जिस ऑर्डर पे भी जो है वो होगा उस हिसाब से ये एम की वैल्यू होगी। लैम्डा जो वेवलेंथ है, थीटा जो एंगल, जिस एंगल पे जो है ये लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी स्क्रीन पे, ठीक है, ये वो एंगल होगा, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो ये चीज़ यहाँ तक आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, ठीक है, एक तो हमने इसको देखना है, और मजीद इससे जो है वो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है वो किस तरह हम जो है उसको मेनली जो है वो नोट करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये ग्लास प्लेट है। सिंपली अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, तो रेड मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इस तरह जो है ये डिफ्रैक्शन प्लेट इक्वी डिस्टेंस के साथ जो है इस पे लाइंस हैं जो मैकेनिकली जो है वो रोल्ड की गई, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस यानी इनका डिस्टेंस जो है आपस में सेम है, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, इसको हम डिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटिंग कहते हैं। पैरेलल लाइंस और इक्वी डिस्टेंस है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि 400 से लेकर 5000 लाइंस हैं पर सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि जो टिपिकली जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है उसकी लाइन जो है वो 400 से लेकर 5000 तक लाइंस हैं पर सेंटीमीटर लेंथ में, ठीक है, ये टिपिकली जो है वो हम लेते हैं। इसके इन बिटवीन जो है वो वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू टिपिकली और ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये ज़हन में रखना आपने, ये भी एक पॉइंट है। तो यानी ये लाइंस हैं, आप कंसीडर कर लें कि भाई ये जो टोटल लाइंस आ रही है ये लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो जो टोटल लाइंस है ना फॉर एग्जाम्पल वो 400 है, मतलब इस तरह इमेजिन कर लें आप। तो ये जो है वो ग्लास प्लेट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। अब अगर आप आगे देखें यहाँ पे जो डायग्राम बनाई है, ये चीज़ इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कि ये जो ग्रेटिंग फार्मूला है d sin θ = n लैम्डा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, d sin θ = n लैम्डा। यहाँ पे अगर आप देखें n हम लिख रहे हैं 0 1 +-2 उसी तरह, ठीक है, d क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स, क्योंकि ये ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसमें तो काफी ज्यादा स्लिट्स होंगी, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि ये जो लाइन लिखते हैं ना ग्रेट ग्लास प्लेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, ये बेसिकली स्लिट्स भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, इस तरह भी इसको डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा स्लिट्स हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डी है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थीटा जो एंगल है, एंगल वही है कि ये किस एंगल पे जो लाइंस हैं ये फॉल करेंगी यहाँ पे, ठीक है, ये देख लें ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल 0 है यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑर्डर पे, ये सेकंड ऑर्डर पे एंगल आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, थोड़ा सा फार्मूले को हम मतलब देखें कि ये फार्मूला क्या कह रहा है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई n अगर 0 होगा तो 0th ऑर्डर होगा, ठीक है, +1 +-1 +-2, ये उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगी, तो ये आपने ये ज़हन में रखना है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें d का आपको आइडिया क्लियर हो गया, एंगल भी आपको आइडिया हो गया, n का भी आइडिया होगा, आपको वेवलेंथ का भी आइडिया होगा। यहाँ पर अगर आप देखें थीटा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि समझ नहीं है आपने, चीज़ें बुक पर लिखी भी हुई हैं, इनको आपने गौर से जो है वो एक लाइन रीड करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये एंगल है फर्स्ट ऑर्डर में 0, फिर ये एंगल आया फर्स्ट ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर पे ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है एंगल इंक्रीज कर रहा है, एन भी इंक्रीज हो रहा है,
ये रिलेशन यही शो करता है ना फार्मूले से। ये देखें जीरो थर्ड एंगल ये है, कोई जीरो एंगल है यानी फर्स्ट ऑर्डर एंगल ये है, सेकंड ऑर्डर एंगल ये है। सिमिलरली अगर थर्ड एंगल होगा, थर्ड ऑर्डर आ जाता है तो एंगल ये है, यानी एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो साथ एन की वैल्यू भी जो है बढ़ रही है। ये चीजें क्लियर होगी। अब अगर थीटा जो है वो लैम्डा पे भी डिपेंड करता है, इसको अगर मैं बताना चाहूँगा आपको ऐसे, ये डायग्राम उसी तरह मैं बनाता हूँ। ये स्क्रीन है, यहाँ से जो है वो ये जीरो थर्ड है फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ भी ये जो लाइट है ये रेड है, ठीक है, ये रेड लाइट है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो लाइट होगी, ये स्ट्राइक जो यहाँ पे बनेगी ये ब्लू है, इसका ये एंगल है थीटा, ठीक है, और जो इसका एंगल होगा रेड का वो ये थीटा आ जाएगा। जो कंसेप्ट क्लियर करना मैं चाह रहा हूँ, थीटा भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, क्योंकि आपको पता है कि जो वेवलेंथ है, अगर हम देखें वेवलेंथ जो है वो रेड की ब्लू से ज्यादा है, यानी रेड की जो वेवलेंथ है ये ब्लू से ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि जो रेड है ये लार्जर एंगल पे स्ट्राइक करेगी, थीटा ज्यादा लार्जर एंगल है, ये स्मॉल एंगल है ब्लू का। तो यहाँ से भी आइडिया होगा कि अगर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाइट लाइट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको पता है ये 7 कलर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेंगे। वैसे जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो यूज करते हैं, स्लिट्स वगैरह इस तरह के अरेंजमेंट्स करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स मिल जाता है हमें, लेकिन उसमें भी डिफरेंट कलर्स आते हैं क्योंकि ग्रेटिंग एलिमेंट है, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे जो है वो ये आपस में यहाँ पे आप जो है वो मिलते हैं, तो बैंड्स बनते हैं ब्राइट एंड डार्क। एनी हाउ, ये आप देख रहे हैं ये ब्लू है थीटा, ये रेड के लिए थीटा है, थीटा भी बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो अगर बढ़ रही है तो थीटा उस हिसाब से जो है वो फॉल करेगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये यहाँ पे फॉल कर रही है, तो ये चीज़ भी आपको आइडिया होना चाहिए इसका। अब इसमें एक लाइन उसमें एंड पे लिखी हुई है कि द इमेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर मच सेपरेटेड इन हायर ऑर्डर्स। ये जो यहाँ पे बनेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा यानी एन की वैल्यू बड़ी होगी तो ये सेपरेटेड जो है वो मच बेटर सेपरेटेड, यानी अच्छी तरह सेपरेशन होगी। उसका क्या मतलब है सेपरेशन, यानी अच्छी तरह जो है वो सेपरेट होंगे। उसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सेंटर में तो मैक्सिमा बनता है, सेंटर में ये इस तरह होगा क्योंकि लार्ज होता है, सेंटर में मैक्सिमा होता है। आगे क्या होगा, ये फर्स्ट मिनिमा बनेगा, ये सेकंड मैक्सिमा बन जाएगा, इधर भी आप ले लें ये फर्स्ट मिनिमम बनेगा, बैंड्स बना रहा हूँ मैं, ये सेकंड जो है वो मैक्सिमा बन जाएगा, फिर ये थर्ड मिनिमा बन जाएगा, इधर भी जो है वो थर्ड मिनिमम बन जाएगा। अगर आप देखें तो सेंट्रल तो ठीक है, लार्ज है ये बैंड्स, मच बेटर सेपरेटेड, ठीक है, जो इमेजेस हैं वो मच मतलब बेहतर अंदाज में, ठीक है, साइज उनका बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, नहीं अच्छे तरीके से सेपरेशन है उनकी। अगर आप देखें ये फर्स्ट मिनिमम, एन की वैल्यू 1 है यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम, ये देखें आप सेकंड मैक्सिमा है क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा ये है जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, सेकंड मैक्सिमा यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। ये आप देख रहे हैं कि इनकी यहाँ पे ये बैंड जो है वो छोटा है, ये बड़ा होता जा रहा है, फिर ये मजीद बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है जो एंड पे पॉइंट्स उसने लिखे हैं कि एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो इमेजेस बन रहे हैं वो अच्छे तरीके से उनकी जो है वो सेपरेशन है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आपने जो है वो ज़हन में रखना था। अब इसमें एक और डेफिनेशन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसका भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ये ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है। ग्रेटिंग एलिमेंट ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, फार्मूला अच्छी तरह इनके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है इनको देखना है क्या किस तरह चीज़ें जो है वो वेरी कर रही हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसका सिंपल फार्मूला क्या है कि ये इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस
ठीक है, रोल्ड ऑन इट, ये है। अब अगर इसमें देखें आप, मैंने आपको बताया था कि ये 400 से 500 लाइंस होती हैं इसके ऊपर। अब ये ग्रेटिंग एलिमेंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? फॉर एग्जांपल लेंथ कितनी है, मैं कह दूं भाई 1000 लाइंस हैं पर सेंटीमीटर, 1000 लाइंस पर सेंटीमीटर। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपने गौर करना। तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइन 1000, ठीक है। यहां से जो है आप आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ये किसके इक्वल आएगा? 0 पॉइंट, ये कितने जीरो हैं, कितने डिजिट्स हैं? 4, 0 0 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 1 पे जब डिवाइड होगा 0 पॉइंट आप लिखेंगे, पॉइंट पर कितने डिजिट्स आएंगे? जितने नीचे डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, 4 डिजिट्स आ गए, ठीक है। लेकिन क्या है? सेंटीमीटर ही है। इसको अगर आप लिखें 1 की पावर 10 -4 आ जाएगा, तो ये पॉइंट उधर जाएगा तो -4, लेकिन अभी भी ये सेंटीमीटर है, तो सेंटी की पावर जो है वो -2 होती है ये मीटर, तो ये तकरीबन आ जाएगा इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ये इस तरह जो है वो आंसर आ जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शंस में कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं जो मैंने एग्जांपल से आपको बताया। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, एक एक लाइन को जो है वो रीड करें, अच्छी तरह देखें, इनमें से जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आप जितना बेहतर अंदाज में इनको करेंगे उतना ही जो है वो आपके लिए जो है वो फायदा है। तो लिहाजा इस चीज को भी जो है वो ज़हन में आप रखें। नेक्स्ट एक सिंपल सा इसी की मतलब एक्सटेंशन है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स, यानी एक्स रेज के केस में डिफ्रैक्शन का जो है वो क्या सा है, उसको हम देखते हैं। Diffraction of X-rays by crystals. अब इसमें ये थे कि जो एक्स रेज है इसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी जो है वो स्मॉलर है, 10⁻⁻10 मीटर है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट से जो है वो पॉसिबल नहीं है इनकी जो है वो चेक करना डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है। तो फिर हमने क्या किया कि क्रिस्टल जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये क्रिस्टल एलिमेंट्स हैं, ये क्रिस्टल के जो है ये आप पॉइंट्स कंसीडर कर लें, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर लोकेटेड है फिक्स पॉइंट पे। ये आप कंसीडर कर लें P1 है, प्लेन 1 है, ये P2 है, ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स हैं। अब हमने एक्सरेज का देखा कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी ध्यान में रखना है आपने। अब हमने देखा कि ये जो नेचुरल जो क्रिस्टल है इसके जो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है। जब ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए तो ये एक मतलब नेचुरली एक ऐसा प्रोसेस जनरेट हो गया कि जब हमने एक्सरेज यहाँ पे फेंकी, ठीक है, तो ये फिनोमेना हो गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, क्योंकि इन इसकी वेवलेंथ जो है वो जो डी का डिस्टेंस है इन बिटवीन वो बराबर है, ठीक है। तो हमें जो है वो डिफ्रैक्शन का जो है वो प्रोसेस मिल गया। अब होता क्या है इसमें, अगर मैं सिंपल सी जो है वो डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखाऊँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है, ये इस तरह है, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, स्ट्राइक करेगी, देन अगर आप कंसीडर कर लें इसी पॉइंट को ले लें, यहाँ पे ये लाइट आएगी और ऐसे जो है वो ये आप ले लें कि ये उसकी लेयर है एटम्स की, प्लेन 1 प्लेन 2 लेयर्स हैं, लेयर 2 लेयर्स हैं। और यहाँ पे देखें आप इतना तो सेम ही बनता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये रेज की लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो सेम है,
सिमिलरली इधर भी यहाँ से यहाँ तक जो है वो लेंथ सेम है, लेकिन ये जो पार्ट है एक ये और यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऐसे ड्रा करें इसको तो ये डी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, जो कि 10⁻10 मीटर है एक्स रेज के केस में हम जो लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है तो ये डी साइन थीटा आ जाएगा और ये भी डी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह अगर आप देखें तो ये जो है थीटा ये डी है, ठीक है, थीटा डी, तो ये किसके इक्वल है, डी साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो पाथ जो आ रहा है ये डिफरेंस ये 2d साइन थीटा रहता है, क्योंकि एक डी साइन थीटा सेकंड रे के लिए डी साइन थीटा प्लस फिर डी साइन थीटा, ये आ जाएगा 2d साइन थीटा। ये 2d साइन थीटा जो हम लेते हैं ये किसके इक्वल है, n लैम्डा के, ठीक है। अब इसको एक दूसरा नाम भी हम देते हैं इस इक्वेशन को, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन है ये 1914 में W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये सारा काम क्रिस्टल पे जो है वो किया। उन्होंने कहा क्रिस्टल जो है वो जस्ट लाइक अ बिहेव लाइक अ मिरर, कि एक मिरर की तरह जो है ये बिहेव करता है, और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो इस पे किया। अब इसमें जो चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि n जो है वो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है, n उसी तरह प्लस 1 2 3 एंड सो इस तरह जो है वो वैल्यूज हैं इसकी n की, जो कि एक चीज इसमें जो है वो ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ मजीद। n is referred to the order of reflection, n is referred to order of reflection, ये थोड़े से मैंने मिस्टेक की है, इसको आप देखें, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली आप देख रहे हैं कि ये रेज यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इधर आके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन लेते हैं हम, ठीक है। n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 1 लिखेंगे आप तो लैम्डा आ जाएगा पाथ डिफरेंस, अगर आप n जो है वो 2 लिखेंगे तो 2 लैम्डा आ जाएगा। तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ये आपने अच्छी तरह जो है वो ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन का थोड़ा सा मैंने आपको बताया, और ये पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या था उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन का भी आपको पता लग गया कि यहाँ पे हम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। अब इसको हम यूज भी करते हैं, यूज क्या करते हैं हम, इंटर प्लेनर जो स्पेसिंग है, एक प्लेन ये हो गया एक ये हो गया, इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है इसको फाइंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हीमोग्लोबिन, आपको पता है ब्लड और डीएनए का जो है वो पार्ट, उस हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको भी हम जो है वो इसी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आप इनको भी जो है वो अच्छी तरह देख लें ताकि कोई इशू हो तो उससे भी आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ये ओवरऑल जो है वो इसका था डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, ये एंगल वही है जिस एंगल से पे ये क्रिस्टल पे फॉल कर रही है, ताकि अगर एमसीक्यू आए तो आपको आइडिया हो जाए ना थोड़ा। एंड जो है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसको मैंने कवर अप किया, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया और आपको टॉपिक जो है वो हमने कवर कर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये पोलराइजेशन जो पार्ट 3 का जो है वो रिमेनिंग जो पार्ट था। अब इसमें अगर आप देखें कि पोलराइजेशन की जो है वो बेसिकली क्या है, इसमें हम करते हैं डेफिनेशन इसकी। जो अगर हम देखें कि लाइट जो है वो बेसिकली क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये पोलराइजेशन ओवरऑल तो पूरा टॉपिक है। यहाँ पे एक की पॉइंट है जो लिखा हुआ है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट कैन वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन कंपेयर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब आप अगर इसकी एग्जांपल आप सामने ले लें फॉर एग्जांपल, तो ये हर डायरेक्शन में जो है वो इसके पार्टिकल्स जो है ना वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बल्ब ले लें, ठीक है, इस तरह
है, देखिए हर डायरेक्शन में, यानी आप समझ लेंगे रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। हर डायरेक्शन में जो है वो वेव्स की जो मतलब वाइब्रेशंस है वो ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। रैंडमली ओरिएंटेशन है, ठीक है, वेव्स की। लेकिन होता क्या है कि हमने लाइट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो उसके परपेंडिकुलर होती है। हमने उस तरफ डिटेल में तो नहीं जाना, लेकिन मेन जो पर्पज ये है कि हमने जो लाइट वेव्स हैं इनको पोलराइज बनाना, ठीक है। पोलराइज बनाने का मेन मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हर डायरेक्शन में लाइट जो वाइब्रेट कर रही है वो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करे। फॉर एग्जांपल ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ठीक है। तो अगर वेव जो है वो इस तरह जा रही है वैसे, तो ये आप देख रहे हैं कि ये वाई के अलोंग है, यानी एक प्लेन में जो है वो वाइब्रेट करे, ठीक है। इस तरह जो है वो ट्रैवल करे, यानी एक प्लेन में जो है उसकी वाइब्रेशन जो है वो एक प्लेन में कन्फाइंड हो जाए, तो हम कहेंगे ये जो है वो पोलराइज्ड लाइट है। अगर यहाँ पे डिफरेंट जो डायग्राम्स बनाएंगे इन पे अगर आप फोकस करें, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें कि ये वेव्स है जो कि लाइट वेव्स है जो कि अनपोलराइज्ड है, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है अनपोलराइज्ड लाइट, ये इस प्लेन में भी है, इसमें भी है, ठीक है, वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टली भी है। लेकिन ये पोलराइज्ड लाइट है, सिर्फ वर्टिकल प्लेन है, ये पोलराइज्ड लाइट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो इनकी वाइब्रेशंस की डायरेक्शन शो कर रही है ना ये चीज, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है वो इस तरफ ही है, ठीक है। सिमिलरली ये डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इसी तरफ है, ठीक है। ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। अगर इसमें आप देखें तो ये एक वाइब्रेशन तो इसकी ये इस तरफ काफी ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्मॉल एरिया, यानी कंप्लीटली रैंडमली ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। मतलब जो कंप्लीटली रैंडमली ओरिएंटेड यानी वाइब्रेशंस करें वो पार्शियली नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि ये एक तरफ कंप्लीट, मतलब ये देख रहे हैं कंप्लीट जो है वो वाइब्रेशन लेंथ है, इस तरफ आप देखेंगे थोड़ी सी, यानी कंप्लीटली नहीं है, ये पार्शियली जो है वो पोलराइज्ड जो है वो लाइट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो एग्जांपल्स हैं इनका आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए कि ये सिंगल प्लेन में है, ये पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली हम बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा आपने जो चीज़ों को जो है वो ज़हन में रखना है। फिर एक डायग्राम से भी हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि पोलराइजेशन जो है वो क्या है। ये ध्यान में रखें, ये पोलराइड जो मटेरियल है ये यूज किया जाता है पोलराइजेशन के लिए। ये मटेरियल क्या करता है, मटेरियल दैट ट्रांसमिट्स हुज वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जिसकी वाइब्रेशंस जो है वो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जो है वो पैरेलल होंगी। हुज वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड ऑल अदर वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल। बाकी जितनी भी वाइब्रेशंस है वो मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये डायग्राम बनी हुई, इसको मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ ऐसे, ये आप शीट ले लें, इसमें देखें इस तरह लाइंस लगी हुई हैं जो कि अगर आप इस पे गौर करें कि ये वेव है इस तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही है, अब इसमें से उसने पास होता है, एक तो इसकी ये है वाइब्रेशन की डायरेक्शन वर्टिकल और एक ये है, ठीक है, ये है पोलराइड। अब ये क्या करेगा कि ये डायरेक्शन जो कि पैरेलल्स हैं, ठीक है ना, whose vibrations are parallel to a specific direction, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, अगर आप गौर करें और ये जो डायरेक्शन है यानी इसकी ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसको तो उसने पास आउट होने दिया, ये वाली जो है इसको उसने पास आउट होने दे दिया, ठीक है, लेकिन इसको अब्सॉर्ब कर लिया ये वाली, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो जो पोलराइड मटेरियल है वो इसके पैरेलल है, तो ये पास आउट होगी। तो इट्स मीन कि अब ये पोलराइड लाइट है जो कि हमने इसको
अनपोलराइज लाइट जो है वो पोलराइज लाइट में जो है वो चेंज कर दी है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर कर लें, अगर आप देखें यहाँ पे ये लाइट जब आएगी इधर, आगे अगर मैं एक और पोलराइज मटेरियल लगा देता हूँ, ठीक है, अगर तो उसकी डायरेक्शन ये है, ये P1 आ गया, ये P2 सेकंड पोलराइज, तो ये पास आउट हो जाएगी अगेन को, सेम डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन वाइब्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर इस प्लेन की जो डायरेक्शन वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है प्लेन की इस तरह से, तो फिर ये पास आउट नहीं होगी, ये वेव यहाँ से नहीं गुजरेगी, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस इसके अलोंग है और वो इस तरफ है, तो ये पैरेलल तो ना होगा, ये तो परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा, तो ये इसमें से पास आउट नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक प्लेन में हम कन्फाइंड कर लेते हैं उसको, तो वो क्या हो जाती है, फिर एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है, तो वो लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो लाइट वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इट्स मीन कि ये ट्रांसवर्स जो है वो नेचर रखती है। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो उसको इनके थ्रू जो है वो पास आउट करवा रही है। ठीक है, और आपको पता है डायरेक्शन ऑफ वेव तो इस तरफ है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो वाइब्रेट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन का फिनोमेना होगा, ठीक है, इसमें वो ट्रांसवर्स वेव्स में जो है होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो है वो उनको पोलराइज नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक अहम चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें और कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो आपको पता है कि ये लाइट आती है सन लाइट, या ये वाटर पे या ग्लास पे कहीं भी रफ रोड पे जो है वो पड़ रही है, तो वो पार्शली जो है वो पोलराइज्ड होती है। सिमिलरली जो सन ग्लासेस के थ्रू हम सन की लाइट को देखते हैं, डिफरेंट ग्लासेस जो है वो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लाइट जो है वो टकरा के एकदम पार्शली जो है वो पोलराइज होती है, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स पे सरफेस पे टकराएगी, तो वो पार्शली जो है वो पोलराइज होती है। तो सन ग्लासेस के थ्रू हम इंटेंसिटी जो है उसकी रिड्यूस कर लेते हैं, ग्लेयर वगैरह को जो है रिड्यूस करने के लिए सन ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम पोलराइज बनाते हैं। इनको याद कर लें डिटेल से, तो हमने डिस्कस नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कुछ मटेरियल पोलराइज यूज़ किए जाते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस, डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट सरफेस, वहाँ से भी यह पोलराइज किया जा सकता है लाइट को। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स में से लाइट को पास आउट करके भी किया जा सकता है। स्कैटरिंग इन स्मॉल पार्टिकल्स, उसके थ्रू भी जो है वो पोलराइजेशन जो है वो हो सकती है, लाइट को राइज किया जा सकता है। ये ओवरऑल जो है वो पोलराइजेशन का था। लेकिन एंड पे जो एक चीज़ है ऑप्टिकल रोटेशन, उसका मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या चीज़ है। ऑप्टिकल रोटेशन इसमें उसने लिखा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सर्टेन क्रिस्टल, कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ये आप देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये सर्टेन जो है वो आप देख लें कि ये क्रिस्टल है, सर्टेन क्रिस्टल्स में से जो है वो पास आउट होंगी, तो दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो इसका प्लेन है ना, ये जो है इसको रोटेट कर देंगे, रोटेशन बाय दिस क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है इसके प्लेन को रोटेट कर देते हैं, तो उनको हम एक्टिव जो है वो क्रिस्टल्स कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स, ये एक नाम ध्यान में रखना आपने। और उनमें जो क्रिस्टल्स हैं वो शुगर एंड टार्टरिक एसिड, ये जो है वो ऑप्टिकल क्रिस्टल्स हैं, इनका नाम जो है वो ध्यान में रख लें। ये सिंपल एंड पे जो है कुछ लाइन है, ये आपने रीड कर लेनी है।